जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? बिल आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 44 साल बाद इंसाफ मिल गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक मुख्तसर राय सामने आई। इस मुख्तसर राय को अब किस तरह रीड किया जा सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अफवाज पाकिस्तान ने 9 मई के जिम्मेदारों को किसी किस्म की माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पेशावर हाई कोर्ट ने आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। अब यह रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए या फिर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है, यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिल डैट की रिपोर्ट को अपने सर पे उठा लिया है, लेकिन क्या यह रिपोर्ट वाकई दुरुस्त भी है, यह भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया था। इंतहाई मुतहर्रिक इंसान थे। उन्होंने पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पाकिस्तान को उसका सरबराह बना दिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बिलाशुबा पाकिस्तान के उन लीडर्स में शुमार होते हैं कि जिन्हें नो डाउट पूरी दुनिया में बड़ा लीडर समझा जाता है। इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ 44 साल पहले एक ज़्यादती, एक जुल्म हुआ कि उन्हें सजाए मौत दे दी गई और उसके बाद 44 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कब्र इंसाफ का इंतजार करते रहे। आपको याद होगा कि 2011 में आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर थे, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया था, सदारती रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला था। और उस वक्त जजेस कंप्रोमाइज थे, वो उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में थे और उनके कहने पे ये फैसला हुआ और इस फैसले को अंडू किया जाए। उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। उन्होंने दिसंबर 2012 तक यानी एक साल के अंदर इसकी 6 समातें की, लेकिन वो अपने दौर में कोई फैसला नहीं कर सके और उसके बाद ये फाइल बंद हो गई। इस फाइल को उसके बाद 13 साल बाद खोला गया और अब काजी फायज ईसा साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया जिसमें 9 जजेस थे और उन्होंने कई हेयरिंग्स करने के बाद कल फैसला इसका होल्ड किया था और आज उन्होंने एक मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अब इस मुख्तसर फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुख्तसर राय करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था और यूं महसूस होता है जैसे उनके साथ ज़्यादती हुई। और हम जब तक माजी की गलतियों को ठीक नहीं करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल को ठीक नहीं कर सकेंगे। इस पे जब यह फैसला सुनाया जा रहा था तो बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि अदालत के अंदर मौजूद थे और वो आपदीदा हो गए और उन्होंने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसके बाद वो आंखें साफ करने लगे। और ये बात और उनके ये जज्बात दुरुस्त हैं, क्योंकि अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 44 साल पहले फांसी लगे और उसमें अदलिया इस्तेमाल हुई और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो ने इस पार्टी के अनान संभाली। जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया वो भी आपके सामने है। 1986 में वो पाकिस्तान तशरीफ लाई, फिर 1988 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर 2 साल बाद उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, फिर उसके बाद वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी और फिर 3 साल बाद उनकी हुकूमत गिरा दी गई। दूसरी बार वो ज़ाहिर मुल्क से बाहर चली गई और वहाँ पे वो असालम लेने पे, वहाँ पे पनाह गज़ीर होने पे मजबूर हो गई। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, फिर उसके बाद NRO हुआ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई और इस दौरान फिर उनकी असैसिनेशन हो गई, उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर आया, उन्होंने पार्टी के अनान संभाली, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर वो गवर्नमेंट 5 साल पूरा करके चली गई और उसी दौरान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भुट्टो साहब का केस खोला। और अब देखिए कि इस केस के फैसले के लिए जब अदालत के अंदर भुट्टो फैमिली पहुंची तो उसमें उनका नवासा वहाँ पे खड़ा था। तो 3 जनरेशंस का अलमिया है और ये अलमिया साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की सूरत हाल क्या है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आप अगर एक इंटरनेशनल फिगर भी हैं तो आपके साथ भी पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी हो सकती है और उस नाइंसाफ़ी के नतीजे में आपको फांसी भी हो सकती है और उसके बाद आपकी तीसरी नस्ल अगर किसी वक्त इक़्तिदार में आ गई और उसने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रेफरेंस दायर कर दिया और फिर उस रेफरेंस को बाद में काजी फायज ईसा जैसा एक चीफ जस्टिस मिल गया तो फिर हो सकता है कि माजी की गलतियों का एतराफ़ कर दिया जाए, वरना फिर एक कब्र ही है, जो कब्र बन गई सो बन गई, उसको फिर कोई खोलने के लिए या उसका कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक अलमिया है जिसका जिक्र अब काजी फायज ईसा साहब ने किया है और अब मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपने तारीख को एक सिरे से ठीक कर दिया है तो आप बाकी जो चीज़ें हैं, जो तारीख के बाकी अलमिया हैं, उनकी फाइलें भी खोलें और वहाँ पर भी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ठीक करें। मसलन 2018 का जो इलेक्शन था
उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ था, मेरा ख्याल है काजी फाजिल साहब को खोल के उसे भी तारीख का हिस्सा बनाना चाहिए। जस्टिस साकिब निसार साहब का क्या किरदार था, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का उसके अंदर क्या किरदार था, उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका क्या किरदार था, और फिर उसके बाद 2024 का चैप्टर भी मेरा ख्याल है काजी फाजिल साहब को खोलना चाहिए। और यहाँ पे भी जो हकदार है उसके हवाले गवर्नमेंट करनी चाहिए, और सरकारी और गैर सरकारी इदारों से और सियासतदानों से पूछना चाहिए कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ठीक करना चाहते हैं तो और भी बहुत सारी फाइलें हैं जो 1971 से लेकर 2024 तक आपकी टेबल पर पड़ी हुई हैं, और उन फाइलों को खोल के भी आप काइंडली तारीख को कम से कम ठीक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारा गुजरा हुआ कल ठीक हो जाएगा तो हमारा आज का दिल भी ठीक हो जाएगा, और अगर हमारा आज का दिन भी ठीक हो गया तो हमारा कल का दिन जो है उसके ठीक होने का इम्कान भी होगा। एक बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है, उसके ऊपर अप्रिशिएट ही करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये फैसला एक फ़ाइल तक महदूद नहीं होना चाहिए, मज़ीद फ़ाइलें भी खुलनी चाहिए और उसके ऊपर भी फैसले होने चाहिए। फैसले के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा तासुर दिया। उनका कमेंट है कि जब तक ये तफसीली फैसला नहीं आता मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो तफसीली फैसले का वो ज़ाहिर इंतज़ार करेंगे, बाकी कौम भी इस फैसले का इंतज़ार करेगी। आज पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा दिलचस्प फैसला आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, वो फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट चली गई थी। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस सीटें दूसरी पार्टीज़ को दे दी हैं और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो हम इस अमल को रोकना चाहते हैं। तो फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे किसी भी मखसूस सीट के उम्मीदवार से हल्फ ना लिया जाए। उसके बाद एक नया क्राइसिस पैदा हो गया, और ये भी एक नया आईनी क्राइसिस है कि क्या इस फैसले का इतलाक पूरे पाकिस्तान के ऊपर होगा। क्या वफाक के अंदर जो मखसूस सीटें हैं, क्या स्पीकर साहब को उससे भी रोक दिया गया है कि आपने इन लोगों का हल्फ नहीं लेना, और क्या पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर जो मखसूस सीटों के उम्मीदवार हैं क्या उनका नाम भी रोक दिया गया है, और क्या वहाँ पे भी स्पीकर साहब अब इस फैसले के पाबंद हैं कि उन लोगों का अब हल्फ नहीं होगा, या फिर ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मखसूस सीटें हैं या वो लोग जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और उनकी वफाक के अंदर भी सीटें हैं, सिर्फ उसको रोका गया है। अगर उसको रोका गया है तो फिर वो उम्मीदवार जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो उस बेस पे वफाक के अंदर आ रहे हैं, या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तक महदूद है, फिर ये फैसला शायद उन तक महदूद रहेगा, और उनका जब तक फैसला नहीं होगा उस वक्त तक स्पीकर साहब इनका हल्फ नहीं लेंगे। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि ये सारे फैसले सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं, और बार बार वफाक की तरफ से और बाकी सूबों की तरफ से ये पूछा जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट, इन दोनों का आपस में के अंदर क्या ताल्लुक है। और फिर एक और आईनी क्राइसिस ये है कि हाई कोर्ट्स की कोई हदूद नहीं होती, और अगर उनकी कोई हदूद होती हैं तो फिर उनके फैसले पूरे मुल्क के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे हो सकते हैं। तो ये भी एक क्राइसिस है। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसको उठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है, और आप हाई कोर्ट्स को पाबंद करें कि कौन कौन सी हदूद है जिनके अंदर रह के उन्होंने फैसला करना है। अगर एक वफाक का फैसला होगा और उसको हाई कोर्ट्स अगर रोक देंगे, उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर देंगे, तो फिर तो पूरी सरकार का जो मामला है वो रुक जाएगा, फिर सरकार का सिस्टम चल नहीं सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकार का सिस्टम चले तो फिर आपको हाई कोर्ट्स की हदूद का तयन करना पड़ेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके खिलाफ यकीनन वफाक जाएगा, या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसके लिए डायरेक्शन लेगा। अब हम आते हैं 9 मई की तरफ। कल रावलपिंडी में कोर कमांडर मीटिंग थी, और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि 9 मई के जो लोग हैं उनको किसी किस्म की रायत नहीं दी जाएगी, उन सबको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। आज सारा दिन उस फैसले के ऊपर बहस होती रही, कल भी हमने इसके ऊपर वीलॉग किया, लेकिन इसके अंदर नई इंफॉर्मेशन ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो बार बार ये नैरेटिव दिया जा रहा था कि जनाब अब 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और अब इन लोगों को रायत मिलने वाली, अब इन लोगों की जमानतें हो रही हैं, इनमें से कुछ लोग जमानत पे रिहा भी हो चुके हैं और बाकी लोग भी जमानतों पे रिहा होंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो पार्टी की तरफ से बार बार ये नैरेटिव आ रहा था, और ट्विटर को इस्तेमाल किया जा रहा था, फेसबुक को इस्तेमाल किया जा रहा था, और सोशल मीडिया इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फिर जो यूट्यूब है, उसके ऊपर भी इस टाइप की वीडियोज़ बन रही थी। तो ये जब नैरेटिव कोर कमांडर मीटिंग में लिया गया तो उसके बाद ये पोजीशन वाज़ेह होगी कि 9 मई के जिम्मेदारों को किसी किस्म की कोई रायत नहीं मिलेगी। जो लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट से सजावार हो चुके हैं
वो जाहिर है इस वक्त एक ऐसी फिजा के अंदर हैं कि ना वो कैदी हैं, ना वो मुजरिम है, ना वो मुलजिम है, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई से नहीं रोका था, उस मुकदमे से नहीं रोका था, लेकिन सजाएं सुनाने से रोक दिया था। तो अब जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टे खत्म होगा तो इन सब को सजाएं उसी वक्त हो जाएंगी। और इसके अलावा कुछ लोगों के मुकदमात आम अदालतों में चल रहे हैं, तो वहां पे भी जो अदालतों के अंदर कार्रवाई है वो जारी रहेगी। लेकिन अब इस मैसेज को अगर आप रीड करें तो इससे यही पता चलता है कि इनमें से किसी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कि वो शख्स अपने घर चला जाए और बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे और उससे पहले उसने यूनिफॉर्म भी लहराई हो, उससे पहले उसने कोर कमांडर के घर पे हमला भी किया हो, उससे पहले उसने शोहदा की यादगारें जो है उसको मस्मार करने की, उसकी बेहुरमती करने की कोशिश भी की हो, और उससे पहले उसने आम सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। तो इसके ऊपर जो स्टेट की पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह है और मेरा ख्याल है एक वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है कि आपने इस मामले को टच नहीं करना। और उसके बाद पार्टी के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई है और पार्टी ने यह फैसला किया है कि 9 मई जो है उसकी मजम्मत भी ना की जाए, उसके बारे में बार बार बात भी ना की जाए, और जो मुजरम या मुलजम उसके अंदर मुलवस हैं उनका मुकदमा लड़ने की कोशिश भी ना की जाए। तो यूँ महसूस होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा हाथ खींचना शुरू कर दिया है और अब ये उनसे पीछे हट रहे हैं। अलबत्ता वो लोग जो इसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं थे उनको बहरहाल रिलीफ मिल रहा है, वो MNAs भी बन रहे हैं, वो MPs भी बन रहे हैं और वो शायद बाद में मिनिस्टर्स भी बन जाएं। लेकिन जो लोग मुलव्वस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्टेट किसी कीमत पे भी कोई ना कोई रायत देगी, तो इनके लिए रायत मुमकिन नहीं है। पिलडाट उसकी एक रिपोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा उठा रही है। उसके अंदर पिलडाट में ये इंकशाफ किया गया है कि 2024 के जो इलेक्शन है वो बाकायदा एक मनज़्ज़म साजिश के ज़रिए उनके अंदर धांधली की गई, धांधली ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं वो लीगल नहीं है। तो पिलडाट्स की एक रिपोर्ट है जिसे बार बार सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है। लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट को देखा और उसके बाद इसका जायज़ा लिया 2013 की रिपोर्ट के साथ, 2018 की रिपोर्ट के साथ, तो हमें यह पता चला कि ये तो वही इल्ज़ाम है जो 2013 में लगा था और 2018 में लगा था। पिलडाट ने इसी किस्म की रिपोर्ट 2013 में भी दी थी और इसी किस्म की रिपोर्ट उसने 2018 में भी दी थी। फिर फाफन जो है उसकी रिपोर्ट्स भी अगर आप देखें तो 2013 के इलेक्शंस के बारे में भी यही रिपोर्ट थी और 2018 के इलेक्शन के बारे में भी यही रिपोर्ट थी। बल्कि अगर आप इंडिया को देखें तो 2019 में जो इंडिया का इलेक्शन हुआ था वहां पे भी इसी किस्म की रिपोर्ट दी गई थी। बांग्लादेश के अंदर भी ये इदारे इसी किस्म की रिपोर्ट देते हैं। बल्कि अमेरिका का जब इलेक्शन हुआ था, ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर भी इसी टाइप की रिपोर्ट्स बनी थी। तो कुछ इदारे होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो इस टाइप की रिपोर्ट्स बना के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंट्रोवर्शियल कर दें। ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, मैं इसको मानता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए था, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए थी, और जो उसके बाद हुआ जो फॉर्म 45 है उसका फैसला भी होना चाहिए। मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। लेकिन जो पिलडाट की रिपोर्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी जगह पे कोई कानूनी हैसियत दी जा सकती है। ये NGOs हैं, इनका काम ये है, इनका रोज़गार ये है कि इस टाइप की रिपोर्टें बनाते रहें, लेकिन इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। इनके पास सिर्फ एक ही फोरम है और वो है ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स में जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें और वहाँ से अगर कोई रिपोर्ट मिलती है, वहाँ से कोई फैसला होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकेगा। पिलडाट की रिपोर्ट को उछालने से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी ये इदारे इसी किस्म की रिपोर्ट्स देते रहे।